मेटेलिक स्ट्रिप्स की। देखो अगर हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप अपने नॉर्मल डेज में देखें तो तुमने देखा होगा, तुम कभी भी हम लोग 10 रुपये का सिक्का लें, 10 रुपये का सिक्का होता है, 10 रुपये का सिक्का देखो उसमें 2 मेटल्स होते हैं। एक मेटल कहाँ होता है? बीच में, और एक इसके कहाँ होता है? चारों ओर। इसके चारों ओर पीला होता है और बीच में क्या होता है? सफ़ेद होते हैं। तो वो कोई चीज़ें जो दो से मिलकर बनी हो नहीं हो, मिलके तो अरे तुम कहोगे सोना, सोना का प्योर होता है? नहीं, सोने में सोना प्योर सोने के कोई भी गहना बन ही नहीं सकता। गहने जो भी हमारे बनते हैं वो क्या होता है? इनप्योर सोना होता है। ठीक है, कभी भी आपने 24 कैरेट गोल्ड का कोई भी जैसे चैन हो गई गोल्ड का, कुछ भी चीज़ हो गया, वो 24 कैरेट का नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट क्या माना जाता है? शुद्ध सोना माना जाता है। वो हाँ मिनिमम बना सकते हो तो 22 कैरेट का, 22 से तुम 18 पे आ जाओ, 15 पे आ जाओ, 10 पे आ जाओ, वो सब बन सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब मेरे कहने का ये है, जैसे मान लो मेरे पास में एक ऐसे स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स इस टाइप से स्ट्रिप है, एक बीच में मेरे पास यहाँ पर मान लो कॉपर है और ये मेरा आयरन का बना हुआ है। ठीक है, लंबाई दोनों की क्या है? अभी सेम है, लंबाई भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। ठीक है, लेंथ भी सेम है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मैंने क्या किया? इसे गर्म किया। अगर मैं इसे हीट करूँगा, हीट करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ अल्फ़ा है वो किसका ज़्यादा है? कॉपर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा किसके? आयरन के। ठीक है, अल्फ़ा कॉपर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? आयरन से अल्फ़ा कॉपर का ज़्यादा है। अगर ये ऐसा सिस्टम है कि कॉपर का ज़्यादा है, तो तुम बताओ अगर तुम इसे हीट करोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसका साइज बढ़ेगा? 100% किसका बढ़ेगा? कॉपर का बढ़ेगा। आयरन का क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये जो है ये इस टाइप से थोड़ा क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। देखो इस टाइप से ये बेंड हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? कॉपर, नीचे क्या रहेगा? आयरन। अब मुझे बताओ कौन सी लंबाई ज़्यादा है बेटा? आयरन की लंबाई ज़्यादा है कि कॉपर की लंबाई ज़्यादा है? सोचो, आयरन की लंबाई ज़्यादा है कि कॉपर की? तो कॉपर की लंबाई क्या है? ज़्यादा। कैसे ज़्यादा है? देखो हम नापें, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, हमने ऐसे नापा, यहाँ से नापा, यहाँ से लो, यहाँ से नापा, ठीक है, लो ये ऐसे नाप लिया डायरेक्ट। ठीक है, ये आया, अब हमने यहाँ नापा, देखो पहुँच रहा है, खुद देखो मैंने यहाँ से, वैसे तो कर्व करोगे तो और भी ज़्यादा होगा, यहाँ से नापा, ये आया, यहाँ से नापूंगा, देखो पार पहुँच गया। इसका मतलब ये है कॉपर क्या है? लंबाई ज़्यादा है कंपेयर में किसके? आयरन के। तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा, या इस टाइप से बेंड हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये कह दूँ तुमसे कि मान लो मेरे पास में जो भी स्ट्रिप्स है, जो भी अपने पास स्ट्रिप हैं, वो एक जो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप वो है तुम्हारी, ऊपर वाली मैंने कह दिया आयरन की है और नीचे वाली किसकी मान ली? कॉपर की। अब कैसे होगा? तो 100% कॉपर क्या होगा? ज़्यादा लेंथ होगी, आयरन की लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ये किस टाइप से बेंड होगा? तो ये कुछ इस टाइप से, इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? इधर देखो, इस टाइप से बेंड हो जाएगा। नीचे कॉपर रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? आयरन रहेगा। ठीक है, कॉपर रहेगा, आयरन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं L डैश बराबर L 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, सिंपल सा हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो 100% सर जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसका अल्फ़ा कम होगा उसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी। क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, वो तो दोनों में क्या है? सेम है, इसीलिए ये ऐसे होता है। बेटा इधर देखो, मैं वाटर का केस लूँ, वाटर मतलब पानी, हम लोग जानते हैं H2O। ठीक है, अगर हम लोग पानी को लेंगे, तुम्हें पता होगा जो डेंसिटी होती है पानी की, डेंसिटी का मतलब क्या है? घनत्व। और डेंसिटी वाटर की जो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, जो घनत्व है वो पानी का जो होता है ना, वो कितना माना जाता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम इससे नहीं तुम इससे समझो, तुमने वो देखा होगा, लूडो खेलते हैं हम लोग, ठीक है, लूडो खेलते हैं,
वो डिस्क क्या होती है, बीच में कुक्कल होती है, नहीं होती है? अरे कभी तोड़ना तुम देखना, कुक्कल होती है, कुक्कल होती है। उसका एक कोई पोर्शन तुम हटा दो, चाहे 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, उसकी जो लेंथ होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है और 1 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी हाइट होती है। तुम उसे हटा के अगर उसमें पानी भर दोगे तो जो पानी जो होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम पानी। क्या होगा, 1 ग्राम पानी आएगा उसके अंदर, ठीक है, 1 ग्राम। तो इसका, और ऐसे ही अगर मैं 1 मीटर क्यूब का बॉक्स ले लूँ, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम। ये डेंसिटी होती है वाटर की। लेकिन ये डेंसिटी का मतलब क्या है, देखो एक बात याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर है किस पर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी डेंसिटी होती है ना वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर तुम मुझे बताओ, और अगर तुम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होती है, डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, डेंसिटी घटेगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होती है वाटर की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी, वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करूँ, एक तरफ तुम्हारा मैंने ले लिया बालून और एक तरफ ले लिया टेम्परेचर। तुम मुझे खुद बताना ज़रा सर, ऐसा है अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाऊँ या घटाऊँ, टेम्परेचर मैंने बढ़ाने का मतलब क्या है, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। घटाने का मतलब क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, ये घट रहा है। अगर मैं घटाऊंगा तो तुम्हारी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मुझे बताना, अगर डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे कम होता है। वॉल्यूम वाटर का क्या होता है, सबसे कम। वॉल्यूम सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वॉल्यूम सबसे कम, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे पूछा गया है। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ डेंसिटी में, डेंसिटी अपॉन किसका बनाऊं, टेम्परेचर का, किसका बनाया, डेंसिटी और टेम्परेचर का, तो तुम बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी, वॉल्यूम सबसे कम, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है कब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कितनी डेंसिटी होती है बच्चों, 1000 kg पर मीटर। सर पल्ले नहीं पड़ा, फिर से बताओ। देखो सिंपल सा मैं एक फार्मूला जानता हूँ, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें पता है वॉल्यूम, डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से डेंसिटी बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, जो सॉरी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा, डेंसिटी क्या होगी तुम्हारी, कम होगी, डेंसिटी तुम्हारी कम होती है, ठीक है। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, डेंसिटी कम हुई, देखो मास तो जो है वो है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी कम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसे उतारो, फिर नोट करके ये लिख लेना। चार डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। वाटर की सबसे ज़्यादा
वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा कितनी होती है बच्चों? 1000 किलोग्राम होती होगी। चलो ठीक है, एक बार बताओ, तुम बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। देखो तुम बोले डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब कितनी कम होगी? तो रो डैश इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस 1 कम होगी तो 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बेटा? बढ़ता है। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। बढ़ाने पर ये बढ़ेगा और यहाँ पर बढ़ाने पर ये घटता है। अब एक बात सोचो, चलो वो बात तुम्हारी ठीक है। अभी क्या हुआ था? अभी हमारी होली हुई थी, ठीक है? होली हुई थी तो आपके घर पर आपकी मम्मी ने आपको काम दिया, दूध लिया, दूध को कढ़ाई में किया और बोला नीचे से आग चल रही, बोले इसे चलाते रहना। दूध का टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा घटा? बढ़ा। दूध का टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर वो किस में बदल गया? रबड़ी में। किस में बदल गया? तो रबड़ी की डेंसिटी दूध की डेंसिटी से क्या थी? और तुम तो कह रहे हो सर जी टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है। भाई डेंसिटी का मतलब क्या है? गाढ़ापन। क्या है? गाढ़ापन। डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और तुम तो कह रहे हो डेंसिटी कम होती है। तो बेटा वहां पर क्या हुआ? मास की कमी आई। किसकी कमी आई? मैं मास को क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट। सही है? मास क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है? ये तो डेंसिटी कितनी चेंज होगी उसका ये फार्मूला है, वॉल्यूम कितना चेंज होगा उसका ये फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता ही है, एक है तुम्हारा सबसे पहला बॉयल्स लॉ। सबसे पहला कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। सर अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं, एक हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इनके लिए एक मैंने चीज पढ़ी थी, वो था चांद पर बात। ठीक है? जो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती चांद पर बात? पृथ्वी पर बात हो सकती तो चांद पर बात क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है और जो हम लोग बोल रहे हैं उसको बोलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जब मीडियम ही नहीं है तो जो हम बोलेंगे वो वेव्स कानों तक कैसे पहुंचेंगी? ठीक है? इसीलिए वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो चांद पर बात नहीं हो सकती। चांद का मतलब समझना, चा से क्या होता है? चार्ल्स। चा से तो चार्ल्स बनता है, तो ये हो गया चार्ल्स। ठीक है? बा से क्या होता है बेटा? बोलो। बाय से है तुम्हारा बॉयल। ठीक है? दा से क्या होता है? बोलो। दाब। दा से क्या होता है? दाब मतलब क्या हो गया? प्रेशर। ता से क्या होता है? ताप। ताप का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर। अब देखो यहां पर कौन सा ला है? बॉयल्स। बात ती मतलब टेम्परेचर। यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर तुम्हारा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? अब देखो एक इक्वेशन है जो बच्चे को पता होता है, पीवी बराबर एन आर टी। एन तुम जानते हो नंबर ऑफ मोल्स, आर तुम जानते हो गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है? टेम्परेचर, पी क्या होता है? प्रेशर, दाब, बी क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन। अब तुम बताओ इसके अंदर क्या कांस्टेंट है सर? बॉयल्स में तापमान। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर और एन तो अपने आप कांस्टेंट होते ही होते हैं। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर जब इधर वाली भी कांस्टेंट सब कांस्टेंट तो ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। सर कांस्टेंट का मतलब हो गया, कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यू हो गई जो टेम्परेचर या किसी भी चीज के चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होते हैं। सही है? वो होते हैं जैसे मान लो 5, 6, 7, 8, 10, 12 ऐसी कोई एक वैल्यू हो गई जो कि चेंज नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो चीज कांस्टेंट होती है। अब तुम देखो अगर ये चीज कांस्टेंट है इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 B1
बराबर P2 B2। अब तुम बताओ सर, इधर चीज कांस्टेंट है, अगर P बढ़ेगा तो B क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। समझ में नहीं आया कैसे कम होगा? जैसे मान लो आप हो और आपका ये भाई है छोटा, ठीक है, दोनों के पास कांस्टेंट रुपए हैं, गुणा करके कितने या जोड़ के कैसे, मान लो 100 रुपए हैं, तो 100% दोनों के पास 100 रुपए हैं मिला के। अगर एक के पास 60 होंगे तो दूसरे के पास क्या होंगे? 40, और एक के पास 80 होंगे तो दूसरे के पास 20, और अगर इसके पास 80 है तो तुम्हारे पास 20। इसका मतलब है एक के पास ज़्यादा तो एक के पास कम। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 B1 बराबर P2 B2 ऐसे। अब टेम्परेचर इसमें क्या है? कांस्टेंट। सर कुछ ग्राफ की बात कर ली जाए, क्यों नहीं करी जाए? देखो, अगर मैंने एक तरफ P ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया? B। P ले लिया B। अब मुझे बताओ, अगर P बढ़ेगा तो B क्या होगा? कम। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, P इनवर्सली 1/B। ठीक है, P इनवर्सली 1/B। अब बताओ, अगर P ज़्यादा तो B क्या होगा? कम। अगर ऐसा कभी ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता चला जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखो, B कम है तो P क्या है? ज़्यादा। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम, B बढ़ रहा है, B की वैल्यू बढ़ रही है, और P क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो ये ग्राफ बन जाएगा P और B का। सर एक दो ग्राफ की बात और कर लें हम लोग, चलो ठीक है। मैंने एक तरफ P ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया? T। क्या ले लिया? T। मुझे बताओ, मैं प्रेशर कितना भी चेंज करूं, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इस वाले में टेम्परेचर क्या कह दिया है इसने? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे तुम्हारा प्रेशर कितना भी हो। यानी कि जो प्रेशर तुम कितना ही बढ़ाओ, टेम्परेचर जो है वही रहेगा, टेम्परेचर कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर तुमने क्या लिया है? कांस्टेंट है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मुझे बताओ, इधर B और इधर क्या ले लिया? T। मुझे बताओ, अगर मैं वॉल्यूम कितना भी चेंज करूं, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब टेम्परेचर अब भी क्या रहेगा तुम्हारा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये हमने किसकी बात करी? बॉयल्स की बात करी। इसे उतारो, फिर चार्ल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, चार्ल्स बताइए, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? चांद, चा से चार्ल्स, दा से प्रेशर। सर क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब बोली PV इजकल टू क्या होता है सर? NR तो कांस्टेंट है ही है। बोले प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसे खत्म करो, तो इन तीनों को खत्म किया तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचा? यही तो बचा। इसका मतलब अगर B बढ़ाएंगे तो TV और B घटाएंगे तो TV। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 बटे B2 बराबर T1 बटे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है सर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, इसमें ग्राफ की बात अगर करी जाए, एक तरफ मैंने P ले लिया और एक तरफ मैंने क्या ले लिया? B। मुझे बताओ P इसमें क्या है? अगर P कांस्टेंट है तो P तो इसमें है ही नहीं सर। अरे इसमें P है नहीं, तो तो तुम चाहे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना भी बढ़ा दो, प्रेशर कभी चेंज होगा? क्यों चेंज नहीं होगा? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन डाल दी जाती है। ठीक है, ये हो गया ये। अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, एक तरफ B लिया और एक तरफ क्या लिया? T लिया। सही है, एक तरफ B और एक तरफ, अब मुझे बताओ, B बढ़ेगा तो TV और B घटेगा तो TV। तो इसका जो बनेगा ग्राफ, बन गया स्ट्रेट लाइन। देखो B बढ़ रहा है तो TV क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ की और बात करूं, एक तरफ ले लिया मैंने T और एक तरफ ले लिया मैंने P। ठीक है, T और P का ग्राफ नहीं था। अब बताओ इसमें सर ग्राफ कैसे बनेगा? तो P क्या है इसमें और P इसमें है भी ग्राफ में, तो एक स्ट्रेट लाइन किस पर डाल दो? P पर स्ट्रेट लाइन डाल दो। बात समझ में आ रही है? तो ये किसका बन गया? ये कौन सा लॉ हो गया तुम्हारा? चार्ल्स लॉ। तो याद रखना, बॉयल्स में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है। चांद, दाब कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट,
ठीक है, बा से टेम्परेचर कांस्टेंट। अब तीन ही चीज तो होती थी, अरे पीवी बराबर 1 2 3, ये किस में कांस्टेंट हो गया, बॉयल्स में। ये किस में कांस्टेंट हो गया, तो अगला ला जो है वो क्या है, गैलूसैक। गैलूसैक में क्या कांस्टेंट होगा बेटा, बालूम क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें बालूम कांस्टेंट, अगर बालूम कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट, ये दोनों भी कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचा, इसका मतलब P बढ़ेगा तो TV और P घटेगा तो TV घटेगा। तो P1 बटे P2 बराबर T1 बटे क्या हो जाएगा, T2। P1 बटे P2 बराबर T1 बटे T2। ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ मैंने ग्राफ किसका बनाया, P का, एक तरफ ग्राफ किसका बनाया, मुझे बताओ गैलूसैक लॉ में ये, अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसमें बालूम क्या है और यहाँ भी बालूम आ गया, तो कहीं पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ डालो, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे वहाँ पर क्या डाल दो, स्ट्रेट लाइन क्या डाल दो, क्योंकि इसमें बालूम क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर कितना भी चेंज करो बालूम चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला मैंने देखा, एक तरफ मैंने T कर दिया और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, B कर दिया। अब कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं सर जी, बालूम क्या है इसमें, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब लेकिन एक तरफ मैंने P कर दिया और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, T कर दिया। अब बताओ P बढ़ेगा तो TV, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हो गया, ये इसके क्या हो गए, ग्राफ हो गए। इसके बाद में आएगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर। देखो ऐसा है, मान लो कोई एक गैस चैम्बर है, तुम्हें पता है ऐसी कौन सी गैस होती हैं जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती हैं। ये वही गैसें हो सकती हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। अब टोटली फील्ड कौन कौन से होते हैं, हेमा ने अंगूर खरीदे जीनान रोने लगे, अरे याद है नहीं याद है, कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन्हें क्या बोलते हैं, आइडियल गैस, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसी ये गैसें हैं जिन गैसों के जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो टोटली क्या होता है, फिल होता है। ठीक है, जो अगर तुम आपस में मिला दोगे तो वो उसके साथ में आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोई एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर में बहुत सारी इन गैसेस को भर दिया। ठीक है, जितनी भी मेरे पास में ये गैसेस थी, इन गैसेस को पूरी तरीके से इसमें क्या करा, भर दिया। अगर मैंने इसमें भर दिया तो भाई इसका प्रेशर भी तो होगा, हर गैस का अलग अलग प्रेशर होगा। तो मैं अगर इसका टोटल प्रेशर को P मानूं, तो मान लो पहली गैस था उसका प्रेशर क्या मान लिया, P1, दूसरी का क्या मान लिया, P2, तीसरी का क्या मान लिया। ऐसे गैसेस हो सकती है मेरी। ठीक है, सारी गैसेस को आपस में मिला दिया, वो इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं। अब मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता था, PV बराबर क्या होता है बच्चों, बोलो, nRT। PV बराबर अगर nRT होता है, ठीक है, PV बराबर nRT, मैं कहूँ अगर मैं यहाँ से P निकालूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन B। nRT अपॉन, अगर सबका टेम्परेचर सेम है, मान लो सबका टेम्परेचर सेम है, लेकिन बालूम अगर मैं अलग अलग मान लूँ, बेटा अगर किसी भी चैम्बर में तुम भर दोगे किसी भी गैस को, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर वही हो जाएगा जो सबका टेम्परेचर है। सही है, कैसे समझ में नहीं आया, कैसे टेम्परेचर वही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास में कोई एक गर्म चीज़ है, उसे तुमने पानी में डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद जो पानी का टेम्परेचर होगा वही किसका होगा, उस गर्म चीज़ का टेम्परेचर होगा, वही तो टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखूंगा तो P1 की जगह nRT, नीचे क्या कर दिया B1, यहाँ पर क्या कर दिया nRT अपॉन B2 या nRT अपॉन B3। ऐसे भी मैं इनको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर। P बराबर nRT अपॉन B1, nRT अपॉन B2। ये B1 B2 क्या है, B3, ये डिफरेंट गैसेस के क्या हैं, अलग अलग बालूम है, बालूम अलग अलग है। और n मतलब मैंने सेम मोल से डाली है। ये जैसे मान लो मैंने हीलियम डाली, उसका भी एक मोल ले लिया, आर्गन डाली, उसके भी एक ही मोल लिया है। ठीक है, सबके मोल क्या रखे हैं मैंने यहाँ पर, सेम रखे हैं। ठीक है, मोल सेम रखे हैं। तो ये हो जाएगा इसका, इस चैम्बर का टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर, लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ठीक है, अब जरा तुम एक दिमाग लगाओ, मुझे बताओ, तुम लोगों ने पानी देखा है, पानी तुम्हारे पास हो,
पानी क्या आकाश में उड़ जाता है? नहीं। पेट्रोल क्यों उड़ जाता है? पेट्रोल उड़ जाता है? अरे पेट्रोल तुम खुला रखो, पेट्रोल उड़ता है, ठीक है। डीजल भी कुछ मात्रा में उड़ता है। और तुम सेंट रख दो, सेंट भी तो उड़ जाता है। सेंट उड़ता नहीं उड़ता है? क्यों उड़ते हैं? ये चीज़ क्यों उड़ती है भैया? ये चीज़ क्यों उड़ती है? ठीक है। या एलपीजी तुम गैस सिलेंडर खोल के रख दो, देखो सब उड़ जाएगी, गायब, आग लग जाए वो आता लगे, ठीक है। आपको पता है एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है, वो एलपीजी की जो सुगंध होती है वो कैसी होती है? सुगंध होती है, बदबू आती नहीं आती है? आती है। एलपीजी में बदबू नहीं आती बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान रखना। एलपीजी जो हमारी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, वो कैसी है? वो गंधहीन गैस है, यानी कि स्मेल नहीं है उसमें, स्मेल लेस है। लेकिन घरों में हमारी दुर्घटना ना हो इसीलिए उसके अंदर एथिल मरकैप्टन नाम का एक चीज़ मिलाई जाती है, ठीक है, जिससे कि अगर वो रिलीज होती है तो हमें खुशबू आ जाए, हमें पता चल जाए अरे हमारी गैस खुली हुई है, इस गैस को बंद करो, यह गैस हमारी लीकेज हो रही है, इस गैस को क्या करो? बंद करो। अगर एथिल मरकैप्टन मिला हुआ नहीं होगा तो उसमें सुगंध आएगी ही नहीं, तो बहुत बहुत बड़े हादसे नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए उसमें मिलाया जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए कि बताओ लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी गैस होती है वो तुम्हारी कैसी गैस है, तो वो स्मेल लेस यानी कि उसमें गंधहीन गैस है, ठीक है। और उसमें गंध लाने के लिए क्या मिलाया जाता है? वो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, याद रखना, ठीक। अगर मैंने तुमसे कहा इसके अंदर कि सर जी मेरा जो डिफ्यूजन ला की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ्यूजन की जो बात कर रहा हूँ, जो मेरा सेंट होता है वो तो आराम से उड़ जाता है, पानी नहीं उड़ता। लोहा उड़ता है क्या? लोहा कम हो जाता हो। आज तुम रख के आए, आज ट्रैली खड़ी करिए खरीद के, कल को गए तो पता चले ट्रैली आधी रह गई, उड़ गई ट्रैली, ठीक है। तो ट्रैली क्यों नहीं उड़ती है बेटा? वो सब डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? डेंसिटी। ये जो ला दिया था ये था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक प्रकार से फैलना, ये डिफ्यूजन का मतलब होता है एक प्रकार से खत्म होना, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, ठीक है। R क्या है? R है तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। R तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। रो क्या है? रो है बच्चों डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। अब मुझे बताओ डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम। मुझे बताओ जो सेंट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम। जब डेंसिटी उसकी कम होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? ज्यादा। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये हो गया कि फैलने की क्षमता, ठीक है। तो उसकी फैलने की क्षमता क्या हो जाती है? उसकी हमारी सेंट की ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अगर उसकी डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो उसकी फैलने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो उसकी फैलने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये कहा था ग्राम ने अपने नियम में होगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ काजल बताओ, लो अगर मैं तुम्हारी जो इच्छा करे इस पर चाहे जो इस पर चाहे एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, सीधी रेखा डाल दी, सीधी रेखा डाल दी। मुझे बताओ कोई सीधी रेखा क्या इंडिकेट करती है? इस रेखा पर वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी तो सीधी रेखा डाली जाती है। इसका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ है वही वॉल्यूम यहाँ है। उसके बाद में ये लाइन में तुम ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दिया, मिला दिया। अब तुम देखो PV बराबर क्या होता है बच्चों? nRT, यही तो होता है। इस वाली लाइन पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हटा दो और nRV हटा दो, हटा दिया। अब बताओ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? T के आ गया। अब मुझे बताओ अगर ये T2 है और ये क्या है? T1। T1 है, ये T1 है और ये क्या है? यहां पर क्या मान लो? P1 और यहां क्या मान लो? P2, सही है। अब तुम बताओ यहां पर टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर देखो पूरी लाइन किसको दिखा रहा था? T2 को। अब तुम बताओ, सोचो जरा, सर अगर P1 ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा तो TV, और P कम होगा तो TV। तो यहां पर क्या ज्यादा है? देखो ऐसे ऊपर जाएंगे तो P2 क्या है? P1 क्या है? कम। इसका मतलब सर P2 ज्यादा है किससे? P1 से। इसका मतलब T2 भी ज्यादा होगा किससे? T1 से। फिर समझ में नहीं आया, एक बार और सुनो।
मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन डाल ली, चाहे तुम इसके ऊपर डालो चाहे इसके ऊपर डालो, जो तुम्हारी मर्जी हो उसके ऊपर डाल दो। मैंने मान लिया इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन डाल दी। इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो जो कांस्टेंट है उसे गायब कर दिया, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी के। इसका मतलब अगर पी ज़्यादा होगा तो टीवी ज़्यादा, पी कम होगा तो टीवी कम होगा। सर सिंपल सी मैं ये चीज़ जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जहाँ पर ये लाइन इनको कट कर रही थी इन दोनों ग्राफों को, वहाँ से मैंने सीधे ये डाल दिया। इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो P2 क्या होगा, ज़्यादा, किससे, P1 से। इसका मतलब अगर P2 P1 से ज़्यादा है तो 100% सर T2 किससे ज़्यादा होगा, T1 से, क्योंकि तुमने यहाँ पर पता लगाया था कि अगर P2 ज़्यादा है तो T2 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, T2 इज ग्रेटर देन T1। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं एक अगले क्वेश्चन पे इसमें और बढ़ता हूँ आगे। मान लो अगर इसी वाले क्वेश्चन को इसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं M1 M2 कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, मैंने ये कर दिया। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर दोनों के सेम कर दिए हैं, यहाँ पर मास, चलो ये पूरा ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा बना दे रहा हूँ। इसमें ज़रा देखना सर, इधर मैंने क्या लिया, P लिया, और इधर मैंने क्या लिया, B लिया। दो ग्राफ मैंने ऐसे बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर, लेकिन दोनों के मासेस क्या हैं, तो सॉरी टेम्परेचर दोनों के सेम है और मासेस दोनों के क्या हैं, अलग अलग। मासेस दोनों के क्या कर दिए मैंने, अलग अलग। अब जो तुम्हारे मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शंस में A B C D, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज लेस देन M2, M1 बराबर M2 के, और अगला क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो सर जी। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या मास की दिक्कत आ गई, हाँ सर मास आ गया, नहीं आ गया। टेम्परेचर दोनों के क्या है, कांस्टेंट, सेम है ना, जो इसका है वही। तुम्हें चुपचाप कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। n बराबर क्या होता है बोलो, m अपॉन कैपिटल M। m अपॉन m क्या होता है, मास। कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सर, RT, यही तो है। इन दोनों में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, गायब कर दिया गायब। ठीक है, RB क्या होता है, कांस्टेंट, गायब कर दिया। ठीक है, दोनों गैसेस अगर सेम है तो मोलर मास भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, गायब कर दिया। उसके बाद में अब देखो, अगर मैं एक लाइन डाला, इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को भी क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसका मतलब P बराबर क्या आ गया, अब मुझे बताओ, अगर P ज़्यादा होगा तो MB, P कम होगा तो MB कम होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे देखो, यही तो पॉइंट कट कर रहे थे, यहाँ पर कट करा, इसे माना P1 और इसे क्या माना, P2। ये M2 था ना, M2, इसीलिए मैंने इधर क्या कर दिया, P2, और ये M1 था तो इसे क्या कर दिया, यहाँ पर P1 कर दिया। अब मुझे बताओ कौन P2 ज़्यादा है, P1, P2 ज़्यादा है तो 100% कौन ज़्यादा है, कम कौन है, तो इसमें क्या होगा, M2 इज ग्रेटर देन M1, क्योंकि P2 किसके बराबर ग्रेटर देन है, P1 के। ठीक है, एक ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि M2 इज ग्रेटर देन M1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, B ऑप्शन इसके अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अगर जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूं, अगर बेटा मैं यहाँ पर M1 कर देता और यहाँ क्या कर देता, M2। ठीक है, तो तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, उसके लिए तुम क्या करना, ये M1 है तो इसे मानना 1, ये 2 है, अरे इस लाइन पे तो 2 गई है, इसे क्या मानना बच्चों, 2। अब तुम क्या लिखोगे, अब तुम लिखोगे P1 इज ग्रेटर देन, देखो P1 ज़्यादा है किससे, P2 से, तो तुम क्या कहोगे, इसका मतलब ये है M1 ज़्यादा होगा किससे, M2 से, तो तुम कहोगे M1 ग्रेटर देन M2। सही है, और ये वाला सब मैंने कब किया है, जब इसे 2 लिया था और इसे क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है,
इसे नोट डाउन करो, फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं अगला वाला। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो टेम्परेचर है। सोचो, इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है T1। बेटा जहां भी डिग्री सेंटीग्रेड आए थर्मोडायनेमिक्स में उसे केल्विन में बदलना। और केल्विन में कैसे बदलते हैं हम लोग, बोलो? 273 ऐड करके। तो अगर 27 में मैं 273 ऐड करूंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बोलूंगा, ठीक है? तो कितना आएगा तुम्हारा? 300 केल्विन। बालूम, इनिशियल बालूम कितना है बेटा? 4 लीटर। कितना है? 4 लीटर। उसने कहा उसके बाद में प्रेशर कितना है उसका? प्रेशर तो P1 कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? इसने कहा गया फर्स्ट कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं क्या करूं? कंप्रेस करूं, दबाऊं। तो इसने कहा तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर कितना हो गया? पहले प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर कितना हो गया? 150 हो गया। कितना हो गया? तो बालूम कितना चेंज हुआ? यहां पर क्या कांस्टेंट है? बोलो? कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, मुझे बताओ टेम्परेचर किस में कांस्टेंट रहता है? बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में हम लोग जानते हैं सर PV बराबर nRT। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P1 B1 बराबर, बोलो, P2। अरे यही तो होता था, अभी थोड़ी देर पहले तुमने लिखा। तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? B2 निकालना है। क्यों? तुम्हें चेंज इन वॉल्यूम ही तो निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाल पाओगे? B1 तुम्हें पता है, B2 निकाल लो, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे। तो अगर मैंने B2 निकाला तो B2 में क्या होगा? P1 B1 अपॉन P2। P1 कितना है तुम्हारा? बोलो? 100। B1 कितना है तुम्हारा? 4। P2 कितना दे रखा है? 100। 0 से 5 दूनी 5 तियाँ 15, 4 दूनी 8 बटे 3, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, कितना बचा? 3 छक 18, 3 छक 18, कितना लीटर आया? 2.66। अरे यही तो आंसर आएगा। अब तुमसे कहा है चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? बेटा चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है फाइनल माइनस फाइनल का मतलब 2.66, इनिशियल का मतलब क्या हो गया? 4 लीटर। अगर तुम इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा? 1.33 या 1.34 लीटर, वो भी किसमें? माइनस में। किसमें? क्योंकि देखो 4 माइनस का ज़्यादा है ना, ज़्यादा में से कम घटाओगे तो माइनस में ही तो आंसर आएगा। तो डेल्टा वॉल्यूम कितना आएगा? माइनस का 1.33 लीटर आंसर तुम्हारा हो जाएगा। करो नोट डाउन, ठीक है? तो बात करूं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस की। आइडियल गैस में तुम कुछ चीज़ तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये, आइडियल गैस होती ही नहीं है कोई, ठीक है? कोई भी आइडियल गैस नहीं है। लेकिन रियल जो गैसेस हैं, रियल गैसेस जो मैंने तुम्हें बताया था, हेमा ने अंगूर खरीदे जीना रोने लगे, ठीक है? इनको हम लोग कुछ हद तक क्या मानते हैं कि ये गैसें कैसी हैं? आइडियल गैसेस हैं, ठीक है? तो मैंने कहा इफ़ गैसेस, कोई भी गैस अगर जितने भी लॉज हैं उन सब लॉ को अच्छे से ऑबे करे या उनका पालन करे, तो उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसी गैस है? आइडियल गैस है। छुट्टी सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होती है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब जो भी तुम एक सोच लो, ठीक है? तुमने सोच लिया अपन चंद्रमा पे गया घूमने के लिए बिना स्पेस सूट के, तो ये सोच ही तो रहे हो तुम, पॉसिबल तो नहीं है ना, ठीक है? तुम आराम से तुम सूर्य के चक्कर लगा के आ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये क्या है? हाइपोथेटिकली है, ठीक है? तो ये कहते हैं हाइपोथेटिकली में जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, हो नहीं सकता। तो आइडियल गैस हमेशा कैसी होती है? एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक? दूसरी चीज़, रियल गैसेस जो हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल की तरीका, लेकिन कब? हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? लो हो। प्रेशर कम हो, प्रेशर कम और हाई टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करेंगी? ये रियल गैसेस किसकी तरह करती हैं? आइडियल गैस की तरह करती हैं, लेकिन होती नहीं हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर इनका जो आइडियल गैसेस हैं इनके बीच में देखो, कोई भी दो गैसेस होती हैं वो आपस में जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या लगाते हैं? कि अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखो, जैसे मान लो तुमने देखा होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG भरी है, ये तो तुमने सेंट लिया, ठीक है? सेंट ऐसे दबाया और ऐसे ऐसे कर लिया। सेंट को तुम ऐसे कभी हिला के देखो, अगर उसमें से वो पानी खत्म हो जाए, जो तुम्हें लगता है पानी जैसा है, ठीक है? तो तुम क्या होगा? सेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। गैस सिलेंडर कभी तुम देखते हो, हिला के देखते हो,
जब खत्म हो जाता है, देखते नहीं देखते हो, हिला के देख रहे हो, अरे कुछ इसमें हिल ही नहीं रहा है, पानी जैसा नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गैस सिलेंडर भी हमारा खत्म हो गया, ये खत्म होने वाला है अगर नहीं हिल रहा है तो इसको देखो, उसको कैसे किया जा सकता है, जो गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या जो सेंट हैगा, उसे एट लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर उसे क्या कर दिया जाता है, लिक्विफाई कर दिया जाता है, लिक्विड में बदल दिया जाता है। ठीक है, जब तुम हाई प्रेशर डालते हैं हम लोग गैसेस के ऊपर, तो वो किस में बदल जाता है, वो लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड के रूप में उसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, भर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही तुम उसे दबाते हो, तुरंत प्रेशर क्या होता है, रिलीज, प्रेशर रिलीज होता है, और वो जस्ट कहाँ आता है, तुरंत बाहर निकल के वो आ जाता है। सही है। अब लिक्विड में ही क्यों भरते हैं, लिक्विड में इस फॉर्म में इसलिए भरते हैं जिससे कि उस गैस सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाए। ठीक है, अगर तुम लिक्विड फॉर्म में नहीं भरोगे तो पता चली आज सिलेंडर भरवाने गए, रात में खत्म हो गया, अगले दिन फिर ले जाओ सिलेंडर, तो यही सब करते रहोगे क्या। सही है, इसीलिए गैस सिलेंडर को, उसमें गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में भर दी जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक चल पाती है हमारी।